हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना अभी तक हमने किया, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स वगैरह तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए भाई, फॉर द रिएक्शन R2P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस 0.03 मोलैरिटी टू 0.02 मोलैरिटी इन 25 मिनट। ठीक है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, चेंज इन कंसंट्रेशन पता लग गया, 25 मिनट टाइम दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग यूजिंग यूनिट्स ऑफ द टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकंड। मिनट और सेकंड दोनों में बताना है। क्लियर है? यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? ये इसने बोला चेंजेस फ्रॉम 0.3 से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हमें पता है ना, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होता है ना, रेट। यस यस, ये सबको कंफर्म्ड है। तो सीधी सी बात है, इसी को यूज करेंगे। यहां इन्होंने दे भी रखा है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, माइनस में तो भाई R2 माइनस R1 डेल्टा टी का, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या करेंगे, जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी तो टाइम कितना लेंगे भाई, 25 मिनट उसने बोला है। यहाँ तो T1 T2 दिया नहीं, तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन पर टाइम T1 क्या आ जाएगा, 0। यस यस सर। ये बात समझ में आई सबको बेटा? टाइम 0 है शुरू वाला। यस सर। ठीक है, Yes, बस sir. फिर आंसर निकल गया, दैट्स इट। लेकिन उसने मिनट और सेकंड दोनों में बताया, तो दोनों के अंदर आंसर निकालेंगे, मिनट में भी सेकंड में भी। तो देखो नीचे सबसे पहले तो सेकंड के अंदर निकाल रखा है इसने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और R2 माइनस R1, और टाइम सीधा 25 मिनट ही आएगा, 0 को घटाने का कोई मीनिंग नहीं है। 1500 सेकंड से डिवाइड किया तो ये आ गया मोल पर सेकंड। क्लियर है? दूसरा देखिए, नेक्स्ट में मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये मोल पर लीटर पर सेकंड कहां से आया भाई? क्या सेम है सर, ना दोनों? वो मोलैरिटी थी ना, तो इसलिए। हाँ, वो दे रखा है मोल पर लीटर, इस पूरे का मतलब है मोल पर लीटर पर सेकंड। चलो ये सही है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो मुझे आंसर कीजिए। ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपको इसका वो पता है यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकंड जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में होता है ऐसा? बाकी के स्टूडेंट, अंशिका, स्नेहा, हरलीन बेटा, यस सर, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में होता है। ठीक है, निकाल दे कैसे उसे, हाउ टू फाइंड इट। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था, याद है? एक सर, तो रेट होता है वो dx बाय मतलब डेल्टा नेगेटिव r बाय डेल्टा टी। ठीक है, एक और रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या है? वो रेट लॉस से आता है, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n है। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं ना, तो नेगेटिव डेल्टा r बाय डेल्टा टी इक्वल k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, ऐसे निकलता है यूनिट। यस सर। तो अब इसमें n की वैल्यू हमें निकालनी है, यही निकालना है ना, तो इसी से निकलेगा। और क्या कुछ भरेंगे इसमें, रेट पता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो इन्होंने दे ही रखा है, वैसे यूनिट तो दे ही रखा है। इस यूनिट को, ये यूनिट यहाँ पर कैसे आएगा, बस ये देखना, n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, n की वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना? वैसा कुछ करके करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन 2.4, नहीं ये 2.4 नहीं है, 2a। ये 2.4 नजर आ रहा था मेरे को, आपको भी 2.4 नजर आ रहा है क्या? नो सर। 2a, ये 2a है। ठीक है, 2a प्रोडक्ट बना रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ a डिक्रीजेस विद 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। 10 मिनट में टाइम बता दिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.4 से 0.5 से 0.4 आ गई। ठीक है, 2a रिएक्शन दिए सिर्फ 2a, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो दे रखा है इन्होंने कोफिशिएंट। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के इक्वल होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ था, याद है? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1/2 माइनस का डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये 1/2 क्यों आया, क्योंकि ये 2a था, ये 1/2 हो जाएगा। ये याद है सबको, ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। है ना? ठीक है,
और इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 10 मिनट आ गया, मिनट को सेकंड में बना लो, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो माइनस लगता है ना वो इसलिए लगता है कि ये 0.4 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दैट इज वाई इस माइनस को लगाने का मतलब ये था। हम बोलते हैं ना कि रिएक्टेंट घट रहे हैं इसलिए माइनस में रिएक्टेंट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय टी लगाते हैं, प्रोडक्ट प्लस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, R2 माइनस R1 करते हैं, तो ये देखो ये वाला जो R2 है वो कम है, ये वाला ज्यादा है, तो आंसर माइनस में आएगा इनसे, है ना। इस माइनस के साइन को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा माइनस लगाया जाता है, दैट इज वाई। तो सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया भाई 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ये भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर? सर ये तो रेट की यूनिट्स है ना, वो तो रेट कांस्टेंट पे होता है ना यूनिट वाला। तो रेट, हाँ वो तो रेट कांस्टेंट पे, ठीक है, ये तो रेट है, सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन इसके यूनिट भी रेट कांस्टेंट के जैसे ही हैं, देखो, है ना, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा, द रेट ला इज गिवन बाय, रेट ला इसने पहले ही दे रखा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है R जो है वो क्या है? K इंटू A की पावर हाफ B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? दोनों को जोड़ दो, सीधा सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस यस सर। Yes. क्लियर है? ये तो Yes, 5/2 आ जाएगा, सीधा सीधा है। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस करवाता हूँ आपके लिए इजी हो जाता है करना बाद में, लेकिन इनको फिर से खुद एनसीईआरटी से देखकर, ये बुकलेट आपके साथ शेयर है, यू नो इट वेरी वेल, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखकर और फिर खुद निकाला करो और आंसर मैच किया करो। अपने हाथ से जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देखने में सब आसान लगता है, जब सॉल्व करते हैं तो कुछ और चीजें नई सामने आती हैं, है ना। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x एंड x टू y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। x से y बन रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब हमने तो सेकंड ऑर्डर किया नहीं, ऐसा ही फील होगा, है ना। लेकिन रेट लॉस से कर लेंगे ना। रेट को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं k इंटू रिएक्टेंट की पावर 2, यही होती है सेकंड ऑर्डर। यस सर। Yes, है sir. ना। तो ये तो हमें आता है, भले ही हमने सेकंड ऑर्डर के मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के मेथड्स नहीं सीखे हैं, ठीक है, उनके कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट एक फॉर्मूला तो अपने को सब रिएक्शंस के लिए आता है। रेट देखो, थर्ड ऑर्डर के लिए भी रेट k की पावर a की पावर 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑर्डर के लिए भी, किसी भी ऑर्डर के लिए हम रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं भाई। देखो रिएक्टेंट k इंटू एक्स की पावर 2 कर दी, x से y बनाया है उसने, पूछा गया था इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज बाय 3 टाइम्स हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन x की 3 गुना बढ़ा दी, तो भाई पहले तो रेट नॉर्मल था, अभी x की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी है, तो क्या आ जाएगा? ये 3 का स्क्वायर और x भी है इसके साथ, ठीक है। यहां से आपको डायरेक्टली 9x स्क्वायर, पहले अकेला x था तो x का स्क्वायर था, यानी k इंटू एक्स का स्क्वायर था पहले रेट, अभी k इंटू 9x स्क्वायर, 9 टाइम बढ़ गया, बस सीधा यही आंसर आएगा, 9 टाइम, इट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी को। ये 9 गुना बढ़ गया, बस इतना ही था ना इसमें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, खत्म है ये तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑर्डर हैज द रेट, हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 पावर -3 पर सेकंड। पर सेकंड रेट कांस्टेंट है, बताओ भैया कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। The first order. फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम? 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाए, टाइम निकालना है भाई। रेट केटी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए केटी क्या था भाई, याद है? कल नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 80 है ना, ए टी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कुछ भी। जनरली इसको ना सी नोट लिखना और सी टी लिखना सबसे बेटर है, पता है आपको क्यों? क्योंकि सी का मतलब सीधा कंसंट्रेशन होता है, दैट इज द बेटर। और जनरली इसे आर नोट और आर टी भी लिख देते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम 0, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये ए नोट का मतलब है 0 टाइम पर कंसंट्रेशन, इसको याद रखना। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, के टी इक्वल 2.303 और लॉग ए नोट बाय ए, ठीक है, आ गया, क्लियर है। अब उसने क्या पूछा? टाइम पूछा है, के की वैल्यू दे रखी है, ये रही के की वैल्यू, यहां भर देंगे। ए नोट की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दी हुई है। ए टी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हैं, टी पूछा है, सॉल्व हो जाएगा।
Yes, sir. यस सर। सिंपल है ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनको बोलते हैं, आप मेंस लेवल भी कह सकते हैं इसे, कि सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना ही नहीं है। कैसे? आपने रिएक्शन लिखी, सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। एडवांस में क्या फर्क है ये अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्रणव ने मेरे को 2-3 क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, मेरे को भेजे थे, मैंने उसको सॉल्व करके दिए। तो मुझे पता है कि अगर उसको वो समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रणव को ये पता है कि एडवांस लेवल में क्या खास है, क्या है पता बेटा? रूल वही, फॉर्मूला वही, अभी तो कुछ अलग नहीं आया ना। नो सर, बस 2-3 चैप्टर मिक्स कर देते हैं बस में। बस वो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, और ना बताते नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपको सीधा सीधा देख के समझ में नहीं आएगा, खुद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यानी Yes, एडवांस sir. लेवल, इसलिए एडवांस लेवल के जब बार बार क्वेश्चंस करोगे ना, एक लेसन से दूसरे लेसन में छलांग लगाई, दूसरे से फिर से पहले में आए, एक ही क्वेश्चन में 3 लेसन्स के अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इनको यूज करना है कि नहीं करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आसानी से फिर समझ में आने लगेगी कि अरे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्रॉसिंग में वो सिस्टम आ जाएगा। सीधी सीधी लाइन में नहीं, क्रॉस करने में उनको मतलब इजीली, कि इस लेसन से पहले ये निकल आएगा, दूसरे लेसन को यूज करेंगे तो ये निकल आएगा, तीसरे को यूज करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो हमारे एक मैथ के नए टीचर आए, गौरव सर नाम था, वेरी इंटेलिजेंट टीचर। ठीक है, उन्होंने हमें 2 क्वेश्चंस दिए थे मैथ के सॉल्व करने के लिए। 2 क्वेश्चन, समझ लो वो एडवांस लेवल था। 9th क्लास में 10th लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपने ऐसी बुक्स भी पढ़ी होंगी जिसमें थोड़ा लीग से हटके, फॉर्मूला वही लग रहा बट लीग से हटके सोचना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं था, हम हरियाणा बोर्ड से सिंपल बच्चे थे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें नहीं आते थे वो, सिंपल और साफ। तो उन्होंने ना एक शर्त रख दी, कहते कि ना जो भी बच्चा इन दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके ले आएगा, एक भी, तो मैं उसको प्राइज दूंगा। ठीक है, कहते ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, किसी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो मुझे प्राइज का लालच नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि अच्छा ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं होते किसी से भी। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं 10th के बच्चों को भी ये क्वेश्चंस देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। 10th के बच्चों को भी दिए गए। अगले दिन मैं एक क्वेश्चन 2 में से सॉल्व करके लाया। जानते हो कितने घंटे लगे थे मुझे उसको सॉल्व करने में? 2 आवर्स। 2 घंटे लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बच्चा था भाई, 10th का बच्चा था, और 9th का, 10th का भी नहीं, है ना। तो सोचो 2 घंटे मैंने लगाए, 2 घंटे में मेरे को आइडिया आया। पहले मैंने उस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व किया, एडवांस लेवल का तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। पहले मैंने एक लेवल से सॉल्व किया, उसको हो गया, लेकिन लास्ट में आके अटक गया। अब इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। फिर मैंने दूसरा मेथड लगाया, तीसरा लगाया, चौथा, बहुत कुछ सोचा, और फिर मैंने नोटबुक बंद करके रख दी। अलग अलग मेथड से उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। फिर मैं सोचता रहा ऐसे ही, मैं कहा यार वाकई में मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने चूज करा था, दूसरा का तो मेरे को आइडिया ही नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद ऐसे चलते चलते दिमाग में आया कि अरे वो जो मैंने आधा किया था और एक दूसरे मेथड से मैंने आधा किया था, अगर इन दोनों को उठा के आगे सॉल्व करूं तो। और मेरे माइंड में आइडिया आ गया, और मैंने देखा और आगे सोल्व किया, तो वो सच में सोल्व हो गया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि बाय चांस कह लो, कुछ भी कह लो, फोकस कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे से वो क्वेश्चन एक सोल्व हो गया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसको रफ नोटबुक में अच्छे अच्छे पेज के ऊपर, नोटबुक पे एक बढ़िया साफ पेज पर अच्छे तरीके से उसको शुरू से लेकर लास्ट तक साफ साफ सोल्व कर लिया, कि कल टीचर को दिखाना, मैंने तो रफ में गंद मार रखा था। तो मैंने उसको सोल्व कर लिया, मैं चला गया। नेक्स्ट डे मैंने उस टीचर का होमवर्क भी नहीं किया। होमवर्क में उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए थे, मुश्किल से आधा घंटा लगता था होमवर्क करने में, लेकिन मैं खुश इतना हो गया, मैंने कहा ले सर तो इनाम देने वाले हैं। मैं कहा फिर कल का होमवर्क ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनाम मिले ना मिले, लेकिन होमवर्क के लिए तो माफ कर ही देंगे। इतना डैम श्योर था मैं। ठीक है, नेक्स्ट डे गया मैं, ना तो किसी ने 10th के किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन सोल्व किया था, ना 9th के किसी बच्चे से सोल्व हुआ था, सिर्फ मैं ही था जो क्वेश्चन सोल्व करके लाया था। और उसके बाद पता है क्या हुआ? मेरे को 4 डंडे पड़े। 4 डंडे किस चीज के पड़े पता है? उस टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए मेरे को 4 डंडे लगाए, और क्वेश्चन सॉल्व करके लाया था, इसके लिए उन्होंने एक 5 रुपए वाला पेन दिया मुझे, ये ले पेन रख। ठीक है, बट मैंने कहा सर मेरे को पेन नहीं चाहिए, मेरे को डंडे मत मारना, मैं आज होमवर्क नहीं करके आया। कहता बेटा उसके तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने उनको साफ साफ दिखाया तो सर पता क्या कहते? कहते ये तो तूने किसी से सॉल्व करवाया, इतना साफ और सीधा डायरेक्ट तो आंसर पे तू पहुंच ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तब मैंने उनको दिखाए पीछे भरे हुए 10-15 पेजेस। मैंने कहा सर देखो ये मेथड लगाए थे, ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, सारी राइटिंग मेरी है सर।
मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि सर को भी थोड़ा वो था कि विश्वास नहीं था कि मैं सोल्व कर भी सकता हूँ क्या, क्योंकि छोटे बच्चे शायद सोल्व नहीं कर पाते, बट वो मेरे से हो गया। तो कमाल की बात ये थी कि उस क्वेश्चन के ऊपर 2 घंटे लगे, वो एडवांस लेवल था। तब मुझे पहली बार ये समझ में आ गया था कि कोई भी क्वेश्चन 2 घंटे भी खा सकता है। मुझे वरना ये लगता था 10th में कि अरे सारे क्वेश्चन 10 मिनट से ज्यादा के होते ही नहीं है। तब समझ में आया था कि अगर आप अनजानपन में कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, और सोचो वो दो चीजों को मिलाना बहुत मुश्किल है। तो एक लेसन हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक लेसन हो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी जो निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जोड़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस वो वैसे ही निकलेगी। उन दोनों को जोड़ना आपका माइंड पता है क्या करता है, मैं कल ही बता रहा था कि आपका माइंड क्या करता है, हर एक चीज को अलग डब्बे में रखता है। एक लेसन के लिए अलग बॉक्स होता है। अब अगर उस बॉक्स का और दूसरे लेसन के बॉक्स का आपस में कनेक्शन करना है, यही कनेक्शन एक्सपीरियंस कहलाता है। और ये एक्सपीरियंस आता है जब बार बार आप इन न्यूमेरिकल को करते हो, तो वो बॉक्सेस आपस में एक दूसरे को बार बार सोचते हो तो एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं, क्योंकि उस लेसन और इस लेसन का एक साथ इकट्ठा न्यूमेरिकल आपने हर रोज वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल किए। आज ये कर लिया, दूसरे दिन इलेक्ट्रो कर लिया, फिर सॉल्यूशन का कर लिया, फिर काइनेटिक का कर लिया। ये वैरायटी वो बार बार कर रहे हो, बार बार वो हिस्से दिमाग के एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने पर डायरेक्टली आपके वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाते हैं जो अलग अलग क्वेश्चन से मिलकर बने हुए हैं। दैट इज वाई प्रैक्टिस जरूरी है। और ये अंदर की प्रोसेस है जो दिमाग के अंदर होती है, इसको आप एक दिन में चालू नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? वरना 2 घंटे में एक क्वेश्चन निकलेगा, निकाल लोगे, बट 2 घंटे में एक, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 1.5 क्वेश्चन से आईआईटी क्वालिफाई होती है, तो बेशक आज से ही छोड़ दो प्रैक्टिस करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बेटा? ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ लाइफ के, कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। और हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है जो ये कहे कि मैं एक दिन में सारी केमिस्ट्री या सारी फिजिक्स या सारा मैथ कर सकता हूँ। तो हम नॉर्मल इंसान है, ठीक है, आपका दिमाग शार्प हो सकता है, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन शार्प होने के बावजूद भी दिमाग में एक्सपीरियंस तो ऐसे ही बढ़ता है। दैट इज वाई कहते हैं कि जो बड़े होते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। आप भले ही बच्चे, आपको क्वेश्चन शायद कम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बड़ों को वो चीज आ जाती है। तो कई बार आप लोग सोचते हो यार इस बंदे को ये चीज कैसे पता है? एक्सपीरियंस है, उसके कनेक्शंस आपसे ज्यादा है। समझ गए? और ये रियल वाली मेडिकल साइंस वाली बात बता रहा हूँ, नर्व सेल्स के आपस में कनेक्शन बढ़ते रहते हैं सारी उम्र, जिससे एक्सपीरियंस बढ़ता है और जिससे दिमाग ग्रो करता रहता है सारी उम्र। इसलिए कोई अनपढ़ बुजुर्ग भी हो, रेस्पेक्ट हिम, उसके पास बैठिए, जिंदगी के एक्सपीरियंस जरूर सिखाएगा। अगर आपके काम का वो आप उठा लीजिए, अगर आपके काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे दिमाग में रखिए, बात खत्म। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस की वैल्यू। दैट इज वाई कि एक्सपीरियंस अपने आप में वैल्यू रखता है। इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है, नो डाउट, बट एक्सपीरियंस जो है वो इंटेलिजेंट को बीट कर सकता है। इसलिए बोला जाता है जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो उतना ज्यादा बेटर होता जाता है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो एक्सपीरियंस आपसे आगे निकल जाएगा। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। और हमें पागलों से हमारा कंपटीशन है, जो पागलों की तरह लगे रहते हैं किताबों में डेली, याद रख लेना। तो इसलिए बार बार क्वेश्चन सोल्व करना हाथ से और नोटबुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन आपका सीधा हो जाएगा। यहाँ इन्होंने वैल्यू भर रखी 2.303 और 5/3, ऑब्वियस है, R0/R भर दिया। और नीचे क्या है भाई, ये क्या भर रखा है इसने भाई? वो आइडेंटिटी लगा दी log a upon b की, log a upon b की, t इक्वल के, अरे नहीं ये तो k है बेटा, कौन सी आइडेंटिटी की बात है? ये k की वैल्यू है, k दे रखा है ना उसने, ये रहा ना, मैं इसको देख रहा था कि k क्या है। तो सीधा सीधा ये आ गया, t की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। उसके बाद लोग, अच्छा आप ये बता रहे हो क्या माइनस, ये नहीं मैं बात कर रहा, नो नो नो, मैं तो ये वैल्यू बात कर रहा था। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये k की वैल्यू पुट कर दी और k नीचे आ गया, t डायरेक्ट आ गया, t सेकंड में आएगा, याद रख लेना, जब सब कुछ आप नॉर्मल भर रहे हो तो सेकंड्स के अंदर ही t आने वाला है। अब देखो इसने क्या किया भाई, 443.8 सेकंड था, इसको 444 सेकंड बना दिया। तो भाई होल नंबर में तो इससे भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। SO2Cl2 जो है सल्फ्यूराइल क्लोराइड गैस होती है, ठीक है, इससे हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, +2 के अंदर ही इसका काम आएगा। तो अभी आपको बस टच मिला इसका, टू हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया, ठीक है, तो यानी कि हाफ टाइम की बात कर रहा है 60 मिनट, यानी कि आपको हाफ टाइम दे दिया इसने।
है ना सिंपल। टी हाफ दे रखा है, टी हाफ 60 मिनट, ये समझ में आया भाई, सीधा नहीं Yes, बताएगा sir. वो टी हाफ। Yes, ठीक है, sir. इफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ बताइए क्या होता है? 0.693 upon K. 0.393 और 693 डिवाइड बाय के। 69. Yes, sir. टी हाफ उसने 60 मिनट दे रखा है, तो के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी कि के। तो भाई टी हाफ की वैल्यू पता है 60 मिनट है, 60 मिनट के बना लो 3600 सेकंड हो गए, है ना। 16 टू 60 3600 बनेगा, इक्वल 0.693 डिवाइड बाय के। अब के की वैल्यू क्या आएगी? ये 0.693 डिवाइडेड बाय 3600। यस, क्लियर है सबको? और Yes, ये sir. आ जाएगा पर सेकंड के हिसाब से कितना आएगा? 1.9 × 10⁻⁴ पर सेकंड। ठीक है, के की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर अगर रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरी 10 डिग्री के बाद लगभग डबल से ट्रिपल हो जाता है। यस, ये याद है बात? Yes, sir. ठीक है, लगभग डबल से या डबल या ट्रिपल हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि रेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए, यानी कि के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट। ये अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है, फिर भी इसकी एक इक्वेशन है वो हम बात कर लेते हैं। के जो होता है ए इंटू एंटी लोग या एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, या एंटी लोग बोल सकते हो। तो नेगेटिव ई ए, एंटी लोग की पावर नेगेटिव ई ए बाई आर टी। ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हम लेसन के बाद में डिस्कस करेंगे। आर और टी आपको पता है, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। और ए क्या होता है? व्हाट इज ए? ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है कि एक बार में कितनी बार वो टक्कर लगा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, पर मिनट कितने कोलिजन हो रहे हैं आपस में मॉलिक्यूल्स के। ये जब कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा, तब इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, ये इतनी नहीं है, इसके बाद में डेरिवेशन होगी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं करने वाले हैं, जस्ट ये इक्वेशन आपके सामने और टेम्परेचर का इफेक्ट ये बताती है। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी के बेस पर है, जो ए ई ए बाय आर टी वाला था, वो K2 और K1 लो, K2 और K1 इक्वल इसके होता है भाई ई ए और 1/T1 माइनस 1/T2, ये इसके इक्वल होता है। उस यही डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था कि डेरिवेशन करने के बाद ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो लो K2 बाय, इसी से इसने सॉल्व कर रखा है इसको, तो ये भी हम अभी नहीं करेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन भी हम नहीं करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर भी एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ गई, तो ये वाली वही इक्वेशन यूज होने वाली है। वी विल नॉट डू दिस नाउ। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन 7वां 8वां 9वां हम बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज आ जाती है, ये समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूं, जो हमने नहीं किया हम नहीं टच करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट ऑर्डर तक कर लिया, तो फर्स्ट ऑर्डर तक के कुछ न्यूमेरिकल जरूर आने चाहिए आपको, क्योंकि आगे लेसन में फिर से फॉर्मूले हैं और वो सारे फॉर्मूले मिक्स ना हो जाएं। ठीक है ना? क्लियर है ये बात सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये लो भाई, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन दे रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के डायमेंशंस बताओ। ऑर्डर कितना है भाई इसका, आप लोग बताइए। सर सेकंड ऑर्डर है। ये सेकंड ऑर्डर है, ये वाली, ये भी सेकंड ऑर्डर है। ये भी सेकंड है। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सबको आ रहा है ना? स्नेहा, हरलीन, प्रियंका, बेटा सबको आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कोई चीज ना समझ में आए ना, देखो बोल दिया करो। कई बार आप लोगों को कुछ चीजें आती होती हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है आती होगी, तो मैं उसमें ना फिर फोकस भी कम करता हूँ, ये याद रख लेना। अगर आपको लगे कि मैं ऊपर से, सिर्फ ऊपर से ही टपा दिया सर ने और समझ नहीं आया, तो उसी टाइम मुझे रोक लेना। मैं बार बार बोलता होता हूँ इस चीज को कि उसी टाइम रोक लेना, कोई चीज ना समझ में, हम उसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, उसको ऐसे मत समझना कि ठीक है आ गया तो चलो आगे बढ़ो, दूसरों को आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रेट बताओ भाई, इसका रेट ये दे रखा है, और इसके बारे में बताइए, इसका 3/2 ऑर्डर। 3/2 ही होगा। इसका ऑर्डर 3/2 होगा, 3/2 ऑर्डर। अब क्या ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है?
यस सर, आपने बताया था, मैं एक्सेप्ट Yes, कर sir. सकते हैं। है ना, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो अंदर वाली रिएक्शंस को और उनके क्या बोलते हैं उसको 1 मोल के लिए हम निकालते हैं जनरली, जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है हमारी, जो मेन बैलेंस्ड इक्वेशन है, जो सबसे पहली जो ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है, ओवरऑल रिएक्शन, उस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिएक्शनें चल रही होती हैं। तो अंदर वाली रिएक्शंस तो बैलेंस्ड के हिसाब से वो फ्रैक्शन में होती हैं, समझ गए? जैसे पहले मैंने लिख दिया एक नॉर्मल, में फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है। जैसे मान लो H2 प्लस O2 ये वाटर बना रहा है, ये H2O, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे तो हाइड्रोजन होगा ये। तो देखो ये हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, बट अंदर जब मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन को, तो हो सकता है कि अंदर मैं सिर्फ एक ही मोल से काम चलाऊं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार ऐसे यूज होती है, 2 बार। तो मेरे को तो टोटल 2 मोल बनाने ना, तो यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता मैं, तो एक बार तो इसके साथ हाइड्रोजन यूज करूंगा, एक बार मैं हाइड्रोजन को तोड़ूंगा, अभी चलो इसका फ्री रेडिकल टाइप में कुछ बन रहा है, और फिर मैं यहाँ पर नीचे वाले केस में मैं 2 फ्री रेडिकल यूज कर लूंगा, तो टोटल हाइड्रोजन तो 4 ही बन रही है। यस, क्लियर है? यस सर। है ना, टोटल तो मैंने 4 ही बना दी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में अब ये आपस में रिएक्शन करके और यहाँ पर 2H2O बनाएगा। बट अगर आप इंडिविजुअल रिएक्शन का रेट निकालते हो तो यहाँ पर तो इसका रेट क्या आएगा, इसका तो 1 रेट आ रहा है, और इसका रेट क्या आ रहा है, इसका 2 रेट आ रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही बार लग रही है। अगर ये रेट 2 की जगह पर 1/2 होता तो, और ये 1 होता तो, क्योंकि मुझे टोटल जितने बनाने थे, जिस हिसाब से बनाने थे, तो वो उस हिसाब से यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, और इसी गड़बड़ की वजह से ये जो रेट आता है ये फ्रैक्शन में आ जाता है, ऑर्डर, सॉरी। क्लियर है? ऐसा कुछ मोल में होता है, मेरे पास कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, वरना मैं एग्जांपल से आपको दिखाता कि मोल जो ऑर्डर है वो वाकई में फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑर्डर हो गया, फिर इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट है, ठीक है। अभी इसने क्या पूछा था? फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस बताइए अभी। के के यूनिट बताने हैं। के यूनिट कितने होंगे? फर्स्ट वाले में तो लीटर पर मोल पर सेकंड हो जाएगा, और सेकंड में भी यही हो जाएगा। क्या सर यूनिट्स तो हो जाएगी ना सेकंड ऑर्डर के लिए, लीटर पर मोल पर सेकंड। लीटर पर मोल और पर सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए है, ये भी सेकंड के लिए है। इसके बताइए जरा, ये है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो सीधा पर सेकंड है, सर ठीक है। लीटर हाफ पर मोल हाफ सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा पर सेकंड, ठीक है। 3/2 ऑर्डर का क्या बनेगा भाई? सर लीटर हाफ पर मोल ऑफ हाफ पर सेकंड इनवर्स। लीटर हाफ पर मोल हाफ और पर सेकंड, ठीक है। Yes, sir. कैसे आया, ये समझ में आया सबको? डायमेंशंस के लिए देखिए, रेट डिवाइडेड बाय रेट इक्वल आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर की पावर 3/2, ये आएगा। ये कैसे आया बता सकता है कोई? एनीवन एल्स इसको डिफाइन करेगा कोई? सर ये वैसे हुआ ना कि जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n लेते हैं, हमारा ऑर्डर 3/2 है, तो 1 - 3/2 कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 1/2 हो गई, और नीचे सेकंड इनवर्स तो था ही, फिर सर मोल पर लीटर डाल देंगे कॉन्सेंट्रेशन की, और टाइम की सेकंड डाल देंगे तो आ जाएगा वहां से। ठीक है, बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट वाला है, याद रख लेना। सिंपल वाले तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, 3/2 या इस तरह का फ्रैक्शन में आता है तो उसके ये डायमेंशंस निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, अब फॉर द रिएक्शन 2A से B बन रहा है और A to B बन रहा है, 2A प्लस B A to B बन रहा है। रेट दे रखा है इसने, रेट इस पर डिपेंड करता है A और B की पावर 2 पर, विद K की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। और ये पर मोल का -2 है, और उसके बाद में लीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑर्डर है ये? थर्ड ऑर्डर, ठीक है। यहीं से दिख रहा है ऑर्डर, समझ में आ रहा है? यस सर। ऑर्डर 2 तरीके से निकलता है। एक तो ऑर्डर, अगर आपको रेट कांस्टेंट वाली इक्वेशन दे रखी, सीधा ऑर्डर वहां से निकालिए। दूसरा ऑर्डर जो है वो आप उसके क्या बोलते हैं से, डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट से भी निकाल सकते हैं, है ना। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन ए, इनिशियल रेट बताना है। ए की वैल्यू मतलब 0.1 है और बी की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर है। कंसंट्रेशन दे रखी है और बी की। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड 0.06 मोल पर लीटर। तो पहले तो बोल रहा है 0.1 और 0.2 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है दोनों की, तो रेट बताना। तो रेट बता सकते हो भाई, बहुत आसान है ये तो। यस सर। ए की कंसंट्रेशन, सीधा ए की कंसंट्रेशन भरो।
आपको इसके लिए फॉर्मूला यही वाला लगेगा सीधा, मल्टीप्लाई में बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, 0.2 और इसकी पावर 2 आ जाएगी, इनटू में के उसने दे रखा है, खुद ही दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, क्लियर है, ये तो सीधा आ गया। यस बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये के था। अब उसके बाद वो क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड 0.06 मोल पर लीटर। ए जो है वो पॉइंट, अब देखो ए की कंसंट्रेशन कम हो गई, रिड्यूस हुआ है इतना, ठीक है, तो वो कितना, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ए का रिड्यूस होना है, ए रिड्यूस्ड, को कंसंट्रेशन मत समझना। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इतना कम हो गया, जितना भी था उससे इतना कम हो गया। अब कितना था भाई, ए की वैल्यू 0.1 थी, ये रही 0.1, उसने शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन दी थी ना 0.1 है ना, 0.1 में से इतना कम हो गया, तो ए की कंसंट्रेशन क्या आएगी 0.1 माइनस में 0.06। यस, ये स्टेप सबको समझ में आया? सर ये तो रिड्यूस टू 0.06 है ना? हाँ, तो इतने तक रह गई, आर यू सेइंग दैट? यस सर। तो ये फाइनल होगी उसकी। ये फाइनल होगी, रिड्यूस्ड टू लगने से ऐसा हो जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सो। सो जब बाय होता है तब होता है डिफरेंस। रिड्यूस्ड बाय, हाँ ये भी सही है, तो इसको हम फाइनल कंसंट्रेशन माने। चलो ऐसा Yes. करके देखते हैं, रुको, टू और बाय से फर्क तो पड़ता है भाई। अगर ऐसा है चलो इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो चलो ए की कंसंट्रेशन जो है हम उसको वही मान लेते हैं, ए की कंसंट्रेशन जो है 0.06 इतनी जो है रिड्यूस टू, इतनी है या इतनी रह गई है ना? यस सर। यस सर। इतनी रह गई है मोल पर लीटर, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी इतनी रह गई। शुरू में कितनी थी, बात तो फिर भी वही आएगी बेटा, 0.1। शुरू में इनिशियल, मैं कुछ और कह रहा था क्या, मैं कह तो यही रहा था लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहा था क्या मैं? सर आप कह रहे थे कि 0.06 यूज हो गई उसकी, मतलब खत्म हो गई इतनी। इतनी खत्म हो गई थी, इतनी खत्म हो गई, तो बची कितनी? और यहां पर आप लोग क्या कह रहे हो, ए की कंसंट्रेशन इतनी है, इनिशियल थी इतनी, चेंज आया, हाँ ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा था मैं शायद, है ना? चलो ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ये वही आएगा 0.-0.06, ठीक है, आएगा वही, लेकिन मैं शायद बोल कुछ उल्टा पुल्टा गया, नो वरी। तो कितना आएगा भैया दोनों का माइनस 0.04। 0.04, इज दिस 4, 10 में से, हाँ ठीक है 10 में से इतना जाएगा, ये आ गया मोलैरिटी, इतने मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी, ए की कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। उसके बाद टाइम निकालना, क्या कंसंट्रेशन ऑफ बी एट पर्टिकुलर टाइम। अब बी की कंसंट्रेशन, ये है इंपॉर्टेंट चीज, बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए की तो इतनी रह गई, ये ए की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि इतनी रिड्यूस होगी, इतनी इनिशियल थी, तो हमारे पास एक ही आ गई। बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, यहां पर हमें इक्वेशन की हेल्प लेनी है, यहां ये इक्वेशन हेल्प करेगी, जो कि हमें लगता है कि ये ऐसे फालतू में दे दी है, 2a और b, अगर a की डबल कंसंट्रेशन खत्म होती है तो b की हाफ ही खत्म होती है, ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पर जो आएगा b की कंसंट्रेशन, तो b की हाफ होगी, a का हाफ होगी, a की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है, क्योंकि वो a की कंसंट्रेशन का हाफ ही खत्म होती है ना? तो इसका मतलब ए की हमारे पास कंसंट्रेशन है ऑलरेडी, ए की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है 0.04, तो उसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो उतना आ जाएगी बी की कंसंट्रेशन 0.02। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी की कंसंट्रेशन निकल चुकी है, सीधा रेट कांस्टेंट लगाइए, बात खत्म है। तो रेट क्या होता है, रेट निकालना था ना, या कुछ और निकालना है, इसमें रेट ही निकालना है, ठीक है। तो रेट क्या होगा, के मल्टीप्लाई में, के की वैल्यू उसने दे रखी है, ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.04, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0. रुको, मल्टीप्लाई में 0.02 और बस खत्म, क्लियर है भाई?
ये समझ में आया सबको? लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने कुछ और कर रखा है। बी की कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम 0.2 में से माइनस कर दिया 0.02, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसका चेंज आया तो इसका भी तो डायरेक्ट चेंज ही आएगा। इज दिस नॉट? ये आना चाहिए भाई आंसर मेरा तो। सर हम तो, आपने तो चेंज लिया ना, हम तो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन लेते हैं हम? यस सर। तो कंसंट्रेशन लेते हैं तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.04 क्यों ले रहे हैं कंसंट्रेशन? सर वहां पे फिर 0.06 आना चाहिए ना, कंसंट्रेशन उस टाइम पे उतनी है ना। अच्छा यहाँ पर 0.06 आएगा। अरे हाँ, ये दोनों में फॉर्मूला गलत है। ठीक है, ये और ये आ जाएगा 18। दोबारा से देखो भाई, ये फिर निकाला क्यों हमने? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये निकाल क्यों रहे हैं हम। 0.06 मल्टीप्लाई में 0.18, ठीक है, यही आता है, 180 आ रहा है। सर उसका ठीक है। होल स्क्वायर होगा ना, सेकंड और उस पे डिपेंड कर रहा है। उस पे 0.18 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि b के स्क्वायर पे हाँ डिपेंड कर ये रहा तो है। स्क्वायर है। ठीक है ठीक है, ये तो स्क्वायर है। अब देखो भाई, हमारे पास बी की कंसंट्रेशन इतनी आ गई थी, लेकिन बी की एक्चुअल में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.2 माइनस में हो जाएगा 0.02। ठीक है, दोनों का चेंज ये कितना आया? 0.18। ये तो चेंज निकाल रहे हैं बेटा हम, तो चेंज नहीं तो ये होना चाहिए था ना। ये कंसंट्रेशन कैसे निकल रही है भाई? ये मेरे को, ये क्वेश्चन मेरे को ही कंफ्यूज कर रहा है। सर हम उसमें 0.02 तो चेंज हुआ था ना, हमारी कंसंट्रेशन तो टी टाइम पे 0.180 होगी। चलो इसको दोबारा से देखते हैं, सुनो जरा। बाकियों को समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आ गया? मेरे को ही कम कंफ्यूजन हो रही है ना। ए की कंसंट्रेशन थी 0.06 मोल पर लीटर, ठीक है, किसी टाइम पर, एनी टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.1, तो हमने दोनों को चेंज ही तो निकाला है। चेंज कितना निकला? 0.04। ठीक है, अब उसके बाद में बी की कंसंट्रेशन निकाली, तो बी की कंसंट्रेशन जो है वो ए की जितना घटती है, बी की उसका हाफ घटती है। तो यानी कि बी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.02 होगी उस टाइम पर, उतनी होगी ना। ये कंसंट्रेशन थोड़ा होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन होगी ना। चेंज इन कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी इतनी थी, तो चेंज इतना है, तो चेंज को डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर रहे? दैट इज माय क्वेश्चन भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो चेंज डायरेक्ट यूज करना है या कंसंट्रेशन यूज करनी है? सर लेकिन चेंज तो हम तब यूज करते हैं ना, जब हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं dA/dt वाला। ये तो रेट लॉ है ना। हाँ, ये रेट ला है, ये भी सही है। तो इसमें कंसंट्रेशन यूज करनी है, तो कंसंट्रेशन कैसे यूज करेंगे? इसमें 0.18 क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ तो गलत है। डोंट चेक द आंसर, सबसे पहले देखो, फिर से इसको करते हैं, ठीक है। 0.6 किसी टाइम पर, एट टाइम मान लो इसका टाइम जो था वो t था, ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाली है, ठीक है, नो डाउट। तो हमारे पास चेंज आया कंसंट्रेशन का 0.04 मोल पर लीटर, ठीक है, इतना चेंज हो गया टाइम t पर। यहां तक सही है, इतना चेंज हो गया। तो बी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा ये हम निकालेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया 0.02 मोल, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोल, 0.02 मोल चेंज हो जाएगी। जितनी भी थी उससे चेंज हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल थी 0.2, और इसका चेंज अगर हम माइनस करते हैं 0.02, ठीक है, यानी इतनी चेंज हो गई, इतने में से इतनी चेंज हो गई, तो इसकी कंसंट्रेशन थी कितनी एट टाइम टी? एट टाइम टी कितनी कंसंट्रेशन थी? वो 0.18 ही आएगी। सही है, मोल पर लीटर। समझ में आया? थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। आंसर सही निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, लेकिन है क्या असलियत में वो देख लो। हमारे पास टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन थी ए की, कितना है वो कंसंट्रेशन टी टाइम के ऊपर? 0.6, ठीक है, सबसे ऊपर लिखा हुआ 0.6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब टी टाइम पर थी 0.1 उसकी शुरू में थी, तो चेंज कितना है? क्योंकि हमें बी की कंसंट्रेशन निकालनी है और हम नहीं जानते बी की कंसंट्रेशन कितनी है। सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन है कि 2a प्लस बी जो होता है वो सी के इक्वल होता है, सी या डी जो भी है, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ए की कंसंट्रेशन 0.06 थी किसी टाइम पर, मान लो कि 5 मिनट बाद। मैं इसको थोड़ा एक्चुअल में इक्वेशन लिख के सॉल्व करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2a प्लस बी और इससे बन रहा प्रोडक्ट। अब मैंने बोला कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम टी यानी कि 5 मिनट बाद, ठीक है, मैं इसको 5 मिनट लिख देता हूं। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको क्या? यस सर। 5 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.06 है।
बी की कंसंट्रेशन कितनी है मुझे नहीं पता, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन, ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो मुझे पता है, इनिशियल 0.1 है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की। इनिशियल कंसंट्रेशन है 5 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन है वो भी मुझे पता है, दोनों का माइनस कर दिया दोनों का मैंने, तो क्या आया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन वो कितना आ गया, चेंज कंसंट्रेशन में 0.1 माइनस 0.06 इक्वल आएगा 0.04। ये समझ में आ गया भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन से मैं इस इक्वेशन को यूज करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं कि अगर 2 मोल कंसंट्रेशन है ए की तो बी की कंसंट्रेशन 1 मोल है। अगर ए की कंसंट्रेशन यहां देखो 2 मोल ए देन बी इक्वल 1 मोल, ये क्लियर है। 1 मोल ए, अगर 1 मोल ए रह गया, ये 2 मोल अगर है मेरे पास, अगर 1 मोल रह गया, चेंज हुआ 1 मोल रह गया तो ये आएगा 1/2। और मेरे पास कितना रह गया, चेंज कितनी, ये तो चेंज है भाई, रह गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकते हैं, 0.6 कंसंट्रेशन अगर हो सीधा भी निकल सकता है। एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे क्या, जल्दी बताइए, इंटरेस्ट है तो, वरना Yes, मैं sir. इसको यहीं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे। एक और आइडिया आया मेरे माइंड में, जब ये चीजें आती है ना, देखो ये चीजें टाइम लगाती हैं, डेफिनेटली टाइम लेती हैं, आप लोगों को भी टाइम इसमें लगेगा कि भी हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, बट इस टाइम से दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। हर किसी का अपना मेथड होता है, इनका भी एक अपना मेथड है। 5 मिनट बाद इतनी कंसंट्रेशन जो है एक ही रह गई है ना, इतनी रह गई, इनिशियल कितनी थी उस बात को छोड़ दो कि इतनी रह गई 5 मिनट बाद। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर 2 मोल ए है देन ये ए की कंसंट्रेशन 2 मोल है, देन बी की कंसंट्रेशन 1 मोल यूज होती है, ये इक्वेशन से आया मेरे पास। 1 मोल अगर ए है तो बी की कंसंट्रेशन 1/2 मोल होगी। और ए उसने बोला 5 मिनट बाद एट टाइम टी उसकी कंसंट्रेशन 0.06 मोल है, ठीक है। तो वो कितना होगा, 1/2 इंटू 0.06, तो कितना आ जाएगा 0.03 मोल। यानी कि मेरे पास बी यहां पर जो यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 0.03 मोल आना चाहिए। ये समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. ए की कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.06 है, बी की कंसंट्रेशन 0.03 है, ठीक है, किसी टाइम टी के ऊपर। और अब उसने देखो निकालने को क्या बोला था, के उसने दे रखा है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द व्हेन ए और बी इतने हैं, इनिशियल रेट निकालिया, कैलकुलेट द रेट रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। ए जब 0.06 रिड्यूस हो जाए, यानी कि ये सेकंड कंसंट्रेशन है, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इनिशियल रेट निकलेगा वैसे डायरेक्ट से, तो लगाएं डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या देखो डायरेक्ट लगाते हैं, के इंटू ए बी का स्क्वायर निकल सकता है अभी इससे, क्या रेट इक्वल के इंटू ए की कंसंट्रेशन है 0.06, बी की कंसंट्रेशन 0.03 का स्क्वायर, के की वैल्यू दे रखी है कितनी, के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो रेट आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻�6 और मल्टीप्लाई में 0.06 मल्टीप्लाई में 0.03 0.03, ठीक है। आंसर sir. निकालो कितना निकलेगा, 2 इंटू ये 2 जीरो नीचे आई, 2 इसकी 2 इसकी 6 जीरो होगी, ऊपर जाएंगी 6 जीरो माइनस की बन जाएंगी, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 9 कर सकते हैं ना, ये 3 है, 3 इंटू 3 9, तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 9 108 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻12 रेट ये आएगा। क्या इतना रेट आता है, वो इनिशियल रेट को कंपेयर करके ही लगाया गया है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से दोनों कंसंट्रेशन को घटाना तो पड़ेगा, या जरूरत नहीं है, उसने पहली तो वो 0.6 लिए, दूसरी वो 0.18 क्यों लिए, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। इस हिसाब से तो रेट कितना आता है इनका 3.0, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻9 हमारा रेट आ रहा है 12, 108 इंटू 10⁻⁻12, 108 में से अगर हम
इसको 4 कर दें 1.08, नहीं आएगा, रेट गलत आ रहा है भाई। इस क्वेश्चन को फिर से करना, आई डोंट लाइक दिस। देखो इन्होंने एक ही कंसंट्रेशन तो वही ली है जो 0.06 निकली थी, मतलब शुरू में जो 0.06 ली थी वही एक ही कंसंट्रेशन यहां पर ले रखी है 0.06 मोल पर लीटर। और बी की कंसंट्रेशन जो ली है 0.18 ली है। 18 क्यों ली भी? 0.06 के हिसाब से तो उसकी 0.03 निकलती है ना? यस सर। किसी को मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है? इसके ऊपर मत्था मारना, इस क्वेश्चन को करेक्टली करना और इसका रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर हमें थोड़ा बेटर क्लियरेंस मिलेगा। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग इसको ट्राई जरूर करना कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा ध्यान से करके, ये 2 में और ये रिड्यूस रह गई, इसमें कुछ बात छिपी हुई है जो मेरे को जाननी है कि भाई क्या बात छुपी है और आप लोगों को वो कितना समझ में आती है। कई बार सीधे सिर्फ आंसर देने से ही आंसर नहीं निकलते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है? आपको सर इसको सॉल्व करके और मेरे को जरूर भेजना, ठीक है? अगर आप ग्रुप पे भेज रहे हो ग्रुप पे भी भेज सकते हो, ठीक है? इंडिविजुअल भी मैथ भेज सकते हो। सॉल्व करना, रीजन लिख देना कि वो 0.08 क्यों भरी है हमने और 0.06 ये क्यों ली है, ठीक है? दोनों का बेटरली रीजन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लेटिनम सरफेस पर है, डेफिनेटली कैटलिस्ट यूज होता है जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अमोनिया का। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इफ के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है? तो के की वैल्यू पता है, हमने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी 2 अमोनिया N2 प्लस H2, अमोनिया हाफ नाइट्रोजन 3/2 H2, रेट क्या आएगा? माइनस डी अमोनिया बाई डी टी या प्लस का डी नाइट्रोजन बाई डी टी 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है? हमने क्या किया, 1 मोल के लिए निकाल लिया इसको। आप 2 मोल के लिए भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी 1/2 कर देते आप, है ना? ठीक है, रेट जो होता है इसका। और ये देखो, ये डिवाइड में 2 था तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये 3/2 था तो ये उल्टा हो गया 2/3। ये बात तो सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर रेट डायरेक्टली यही होता है, रेट में ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये डिवाइड में 1/, की फॉर्म में आ जाते हैं। और जो अपीयरेंस वाला है, अपीयरेंस का वाला या फिर डीकम्पोजिशन वाला, उसमें ये नहीं होते हैं, है ना? इतना तो पता है सबको। तो रेट आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा, के की वैल्यू इसमें दे रखी है, रेट हमें दूसरे फॉर्मूले से भी हम रेट निकाल सकते हैं। तो देखो रेट क्या है, रेट डायरेक्टली के इक्वल होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर में रेट क्या होता है भाई? सर के ही होगा, के इंटू ए की पावर नोट आ जाएगी, जीरो। जीरो आ जाएगी, है ना? तो यानी रेट जो है इक्वल टू के होता है। देखो एक तो रेट ये होता है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, एक हमने एक और किया था, रेट इक्वल जीरो ऑर्डर का क्या किया था, रेट किया था केटी, रेट ला से केटी बनाया था। केटी इक्वल क्या था भाई? ए नोट माइनस ए, यही था जीरो ऑर्डर के लिए। याद आया किसी को? यस सर। यस सर ठीक है, तो इसका मतलब ये जो केटी वाला फॉर्मूला, ये तो जस्ट फॉर्मूला, ये रेट वेट नहीं है, ये रेट नहीं डिफाइन कर रहा। केटी की वैल्यू अगर निकालनी है तो केटी की वैल्यू या के की वैल्यू, रेट वाली इक्वेशंस में, केमिकल काइनेटिक्स में रेट इंपॉर्टेंट होता है, तो जो कि नॉर्मल फॉर्मूले से ही आएगा, रेट इक्वल के इंटू ए की पावर नॉट, जो कि एक्सपेरिमेंटल होता है, नोट की वैल्यू, है ना? वो 0 है, 1 है, 2 है, जो भी है। और दूसरा नीचे के को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, के टी इक्वल ए नोट माइनस के टी, जो कि हम जनरली डेराइव करके बनाते हैं, है ना? तो डेरिवेशन से तो ये आया था, के इक्वल ए नोट बाई ए टी डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं, टी को नीचे ले जाओ या के टी डायरेक्टली लगा दो, है ना? मैं जनरल याद रखता हूँ के टी से इसको। तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग जगह पर काम आते हैं। तो रेट इक्वल के होगा, के उसने दे रखा है तो रेट हमें पता है, सीधी सी बात है। तो ये देखो इन सब की वैल्यू इक्वल टू इसके होगी जो उसने के दे रखा है। अब इन सब की वैल्यू के इक्वल है, तो डी बाई एन टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंड प्रोडक्शन ऑफ या डीकंपोजिशन या प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या आएगा? सिर्फ D बाई N2 आएगा ना, इसमें वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होते हैं, याद है? यस सर। अपीयरेंस ऑफ N2 लिख सकते हो, प्रोडक्शन का मतलब अपीयरेंस ऑफ N2, तो dN2 बाई dt। अब हमारे पास रेट के अकॉर्डिंग तो 2 इंटू dN2 बाई dt है ना, तो 2 नीचे उधर चला जाएगा, रेट से 2 डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो रेट को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास सीधा प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या आएगा? वो 2/3 था, तो उधर चला जाएगा, वो 3/2 आ जाएगा। 3/2 से रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आ जाएगा। यस बेटा, ये बात समझ में आई सबको? यस सर।
ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा है, द डीकम्पोजिशन ऑफ द डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर क्या होता है ये पता है? OCH3, ये होता है डाईमिथाइल ईथर। याद है ईथर का फॉर्मूला ROR +1 में किया? Yes, नहीं, sir. अभी तो आप लोगों ने कर लिया ना, किया था, ऑर्गेनिकली sir. अभी, लेकिन करा हुआ है ना +1 के अंदर। एक और चीज बताता हूँ, डाई इथाइल मरकरी होता है, डाइल इथाइल मरकरी या डाई मिथाइल मरकरी। सर ये मिथाइल जो मरकरी डाइमिथाइल है इसको जो DME बोलते हैं ना, वही है ना सर? ये DME ऐसे सुना है मैंने सर इसे। डाई मिथाइल ईथर। देखो बेटा, फॉर्म्स ना अलग अलग होती हैं सभी की, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। DME बोल सकते हो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कुछ और DMG भी होता है, ठीक है, वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। DMG क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं ये चीजें, वो सारे के सारे क्या हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो लीगेंड्स हैं, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब इसको डाईमिथाइल ईथर DME बोल सकते हो या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता खास, ठीक है, क्योंकि हर किसी की शॉर्ट फॉर्म अलग लेवल पर यूज होती है। अब यहाँ देखो CH2 डाई इथाइल मरकरी जो होता है, ये CH2 CH3, ये एक नॉर्मल लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है। अगर इसकी एक ड्रॉप, या फिर आपने जस्ट इसको फिंगर से टच कर लिया, या आपके मान लो कि कहीं पर ये लगा हुआ है, आपने उस सरफेस को टच कर लिया, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, बॉडी में अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद आपके माइंड में चला जाएगा, माइंड में एक्यूमुलेशन इकट्ठा होता रहेगा, और लास्टली हाथ पैरों की मसल्स काम करना बंद कर देंगी, आपसे गिलास पकड़ा नहीं जाएगा, 2-4 दिन या 10-15 दिन बाद अफेक्ट करता है, आपसे गिलास पकड़ा नहीं जाएगा, गिलास की पकड़ अपने आप छूट जाएगी। बोलना तो तला के बोलोगे, भले आप बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पाओगे। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ पैर, चारों हाथ पैर खत्म हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, सुनने की एबिलिटी कम हो जाएगी, देखने की एबिलिटी कम हो जाएगी, दर्द होने लगेगा, बॉडी पेन करेगी, जबरदस्त वाला पेन, किसी दवाई से ठीक नहीं होता है। 3-4 महीने में इंसान धीरे धीरे मौत मरता है इससे, और इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ये माइंड में भर जाता है, और माइंड में से इसको निकालना इम्पॉसिबल सा, इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है। ये होता है डाईइथाइल मरकरी, दुनिया का बहुत बड़ा जहर है ये, सोचो लिक्विड जैसा नजर आता है, समझ गए? ठीक है, तो देखते हैं अब जरा इसी को। डाईमिथाइल लीड टू द, ये CH4 और H2 बनाता है CO, एंड रिएक्शन रेट आर गिवन, रेट ऑफ रिएक्शन 3/2 दे रखा है इसका, सीधा सीधा, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द क्लोज्ड वेसल, वेसल क्लोज्ड है, उसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, सो दैट द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रेट को दे सकते हैं, तो रेट जो है वो K इंटू डाईमिथाइल ईथर की पावर 3/2, वही सेम टू सेम ही दे रखा है, कोई फर्क नहीं है, दैट इज, लेकिन वो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में है। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेशर की फॉर्म में इसको बताना, रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट ऑफ K रेट डिवाइड बाय, ये निकाल सकते हो ना, ये तो वही फॉर्म है, फॉर्मूला बस प्रेशर की फॉर्म में है, दैट्स इट, सेम टू सेम रेट कांस्टेंट लगेगा 3/2, जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था। यस बेटा, यस सर, क्लियर। सारी कहानी इसमें कुछ भी नहीं है, बस उसने रेट कांस्टेंट मतलब ऐसे ही फालतू बकवास कर रखी, बस ये लास्ट में वो कांस्टेंट पूछा है। अब मुझे वो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो चाहिए अच्छे तरीके से, वो जरूर करके देखना, अगर आप लोग करके देखेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जिसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी ना, वो कंफ्यूजन गलत नहीं थी, याद रख लेना, बहुत गहरी सी बात है कि हम 0.18 क्यों ले रहे हैं, तो वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। सभी बच्चे ट्राई करके आएंगे, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चन करते हैं, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी